बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी जानब से और राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब की जानब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का दिन, उनकी बरसी बनाई जाती है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस शख्स ने पाकिस्तान की मज़लूम अवाम को आवाज़ दी, जिस शख्स ने पाकिस्तान की अवाम को जमहूरियत के हवाले से ये बतलाया कि तुम्हारे हुकूक वोट के ज़रिए तुम अपने हुकूक को हासिल कर सकते हो और बज़रिया ताकत वोट की ताकत से हासिल कर सकते हो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस शख्स ने पाकिस्तान में उस वक्त जो मिडल ईस्ट में या मुसलमान या उम्मा के जो इज्तिमाई हालात थे, उस हवाले से पूरी उम्मा को पाकिस्तान में इकट्ठा किया और लाहौर में जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से पूरी दुनिया ने ये जान लिया था कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुसलमान मुल्क की हवाले से और मुसलमान मुल्क रहनुमा बनकर दुनिया के सामने आ रहा है और ये आने वाले कल पूरी दुनिया को चैलेंज करेगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी मुसलमानों को ये बताया कि तुम्हारे पास जो छुपी हुई क़ुव्वत यानी ताकत और आयल है, इसका बेहतर इस्तेमाल क्या है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान को ताकतवर रखने और बनाने के लिए हमें किस क़ुव्वत की ज़रूरत है, किस ताकत की ज़रूरत है, और उस ताकत को रिकग्नाइज़ करते हुए उन्होंने एटम बम की इब्तदा की और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को दावत दी और इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की उस वक्त की जो इंडस्ट्री, जो बूम था, जो उरूज पर थी और खुशहाली यानी अवाम में इकनॉमिकली जो खुशहाली थी वो एशिया में मानी जाती थी, और उस हवाले से भी उन सक्सेसफुल जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको कूमिया कर, उनको कौमी यानी अपने उसमें लाकर, इख्तियार में लाकर, तो उस इंडस्ट्री के साथ जो किया, उस इंडस्ट्री के असरात आज तक मौजूदा हुकूमतें और उसके बाद जो भी हुकूमतें आई वो आज तक भुगत रही है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान उस वक्त से लेकर आज तक ये बताया कि तुम्हारी ताकत जो है वो असेंबली, और तुम्हारी ताकत जो है वो आपका नुमाइंदा असेंबली में जाएगा, बोलेगा, तो उससे आपकी ताकत का इजहार होगा और दुनिया में आपके हुकूक जो हैं वो माने जाएंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त पाकिस्तान के अवाम को, या हम जैसे जो लोग थे जो मिडल ईस्ट में काम करना चाहते थे या इवन मिडल ईस्ट में पहुंच चुके थे, वो बग़ैर पासपोर्ट के थे, और उन लोगों को उस वक्त पासपोर्ट के हुकूक दिए और फिर एक टेलीफोन कॉल पर या एक दरख्वास्त पर लोगों को पासपोर्ट मिलने शुरू हो गए। और ये पासपोर्ट जो थे वो हम मसलन उस वक्त मैं भी दुबई में था और मुझे भी मेरा पासपोर्ट बनाकर मीरपुर से तो दुबई पहुँचाया गया, तो ये हमारा उस वक्त तक है हमें पासपोर्ट नहीं मिलते थे। लेकिन भुट्टो के ये कमालात में से एक कमाल था कि उन्होंने पासपोर्ट लोगों को दिलाए, और हमारे लाखों जो मज़दूर थे, लोग थे, जो टेक्नोक्रेट थे, वो मिडल ईस्ट में गए और उन्होंने फ़ॉरेन एक्सचेंज की सूरत में पाकिस्तान की बड़ी जो खिदमत की। मैं समझता हूँ कि वो ये भुट्टो का सबसे बड़ा इक़दाम था। और उसी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये पाकिस्तान को ताकतवर मुल्क बनाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनके साथ जो शाह फैसल थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे और ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन्होंने वाकई अल्लामा इकबाल की वो ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का जो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो तहरान हो, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तीनों अशख़ास को आस्ता आस्ता ख़त्म करा दिया और इन गर्दनें उनके तन से जुदा करा दी गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज भी उनकी क़ुव्वत को और वाकई उनकी कब्र आज तक के इक़्तिदार और इक़्तिदार के अवानों पे हावी है। उनका जो नारा है, उनका जो सियासत है वो आज भी हावी है, और उसी सियासत और उसी आवाज़ पर लोग आज भी वोट देने पहुँच जाते हैं। लेकिन अब उस महल के या उस दरबान के या उस उनके दफ्तर के जो मालकान हैं वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, जिनका नुक्ता नज़र या जिनकी सियासत कुछ और है। लेकिन बहरहाल लोग आज भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलम और झंडे को देखकर तो उन्हें
याद करते हैं और वोट देते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ुव्वत को आज तक कोई ख़त्म नहीं कर सका, और ना मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले अगर आसफ अली ज़रदारी ने अपनी सियासत में, अपनी सियासी सोच में अगर तब्दीली की तो ये इस क़ुव्वत को कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर इनकी सियासत और उनकी सोच का, यानी पैसा बनाने का जो हवस है, वो अगर इसी तरह जारी और सारी रही तो पीपल्स पार्टी का वजूद आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा, हम लोग भूल जाएंगे फिर। नाज़रीन, मेरे साथ राजा कफ़ील साहब हैं। हम आज ज़िक्र करेंगे इंडिया के साथ जो पाकिस्तान ने तिजारत के हवाले से जो फ़ैसला किया, उस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि राजा साहब कुछ गुफ्तगू करें। और राजा फ़ारूक अदर साहब जो 15वीं तहरीक जो थी असम्बली से वो पास कराना चाहते थे, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। राज साहब मोस्ट वेलकम। तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग उनको आज किस तरह याद करते हैं? आज का ये जो दिन है 4 अप्रैल 1949 को, यानी एक अजीम इंसान इस्लामी यानी दुनिया के एक अजीम मुजाहिद और उसके सिपह सलार मोहतरम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। 4 अप्रैल 1979 को अडयाला जेल में उसको फांसी दी गई, और उसको उनसे लेकर अब तक यानी जिन लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया था, जैसे आपने अपने इंट्रो बताया कि वो कोई अकेला ज़िया-उल-हक़ का फ़ैसला नहीं था, वो आलमी साम्राज्य का, अमेरिका का एक आलमी इस्टबलिशमेंट की साजिश थी कि जो इस्लामी दुनिया में है, जो इस्लामी दुनिया को गट्ठा न होने दिया जाए, और उसी की बुनियाद पर उसकी सज़ा भुट्टो को दी गई और भुट्टो को हटाया। लेकिन जो यानी 4 अप्रैल 1949 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद आज यानी तवील अरसा गुजरने के बावजूद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो नहीं अपनी जो पार्टी कायम की थी, जो सोच दी थी लोगों को, जो नज़रिया दिया, वो आज भी कायम है, उसी तरह कायम है। और उसी की बुनियाद पर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वज़ीर आज़म बने, और यानी यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बना, और बिल्कुल खा दिया। और जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर शाह साहब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एहसानात हैं, और उसमें से कोई यानी उसका कोई निबल बदल नहीं, यानी जो हम उसका एहसान, हम उसका बदला नहीं चुका सकते कि यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले कितने बड़े बड़े आमार आए, लोग आए, तो किसी पाकिस्तानी की पहचान नहीं थी कि जो हम इंसान हैं, ये किस मुल्क के शहरी हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले शनाख्ती कार्ड इंट्रोड्यूस किया कि अगर हमको जो मुल्क है पाकिस्तान है, तो हमारी पहचान क्या है, हमारी शहरी की पहचान क्या है। तो सबसे पहले शनाख्ती कार्ड उसने कहा। फिर जैसे आपने कहा पासपोर्ट दिया, तो पहले पासपोर्ट बनता था, लेकिन दफ्तर खारजा पासपोर्ट जारी करती थी, हमारे को सदर जाता था, कोई वज़ीर आज़म जाता था, यानी एक आदमी को कोई ब्यूरोक्रेट जाता था, तो वो मुकद्दस एक दस्तावेज़ होती थी कि बस फिर उसको संभाल कर रखा। भुट्टो ने कहा नहीं, ये हर शहरी का राइट है, उसको शनाख्ती कार्ड ही मिलेगा, उसको पासपोर्ट ही मिलेगा, यानी वो तमाम हुकूक के तमाम कुछ हर शहरी, खा वो सदर है, वज़ीर आज़म है, एक आम शहरी है, उनका इससे बराबर खाका है। तो बड़े एहसानात है ये पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की इस यानी नासर जान पाकिस्तान बल्कि पूरी जान मिल्लत इस्लामिया के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा, मैं साथ साथ ये कहूँगा, वक्त चूँकि कम है, तो आप मुझे बताएं कि जो उन्होंने जो इंडस्ट्री को जो नेशनलाइज किया, उस वक्त जो हमारी इकानमी बूम कर रही थी, लोग खुशहाल थे, उस हवाले से हालात मुख्तलिफ थे जब उन्होंने, क्योंकि उसमें जब वो थे सोशलिज्म के जो प्रचार थे, वो ये कहते थे कि ये जो यानी सनअतकार है, इसने जो किसानों का, मजदूरों का हुकूक गसब करके रखा हुआ है, तो लिहाजा हम इस सरमाएदार से, हम इस जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम इससे हुकूक लेकर हम उसमें दे। हालांकि वो फैसला मैंने उस हालात में तो ठीक था, लेकिन यानी वक्त ने साबित किया कि वो फैसला गलत था। अगर यानी भुट्टो वो इंडस्ट्री के सनतों को अपने कब्जे में ना लेते, बल्कि उनको और जाना मराद देते, मुलाजमीन के हुकूक का तयन करते, तो आज भी देखेंगे पूरे पाकिस्तान में जो हमारा जो मजदूर तबका है, जिस तरह से इनके हुकूक का इस्तेसाल हो रहा है, तो इनको कहीं की माँ इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई इसका हल नहीं निकला। तो बिल्कुल आपने कि वो वाला जो फैसला था यानी बिल्कुल गलत था। दूसरा जो आपका था सवाल कि ये जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, नहीं, मैंने जो
जो हमारी जो तजारती जो अभी डिसीजन हुआ था, हम पहले आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे आते हैं कि जो मोहतरमा यानी मोहतरम फारूक अदर साहब ने जो यानी एक अटैम्प्ट की थी 2-3 रोज़ पहले कि आज़ाद कश्मीर, आपको याद है कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त अदलिया का शदीद तरीन बहरान है कि सुप्रीम कोर्ट एक जज पे है और हाई कोर्ट पे भी एक जज पे आ गया है कि जस्टिस अजहर सलीम, वो सारी जस्टिस जो शिराज साहब वो जो शदीद अलील है और वो उनकी जो मूवमेंट नहीं है और सिर्फ दो जज एक सुप्रीम कोर्ट में एक हाई कोर्ट में रह गए। तो इस पर बार बार आज़ाद कश्मीर जो बार काउंसिल है उसकी अपील पर 3 दिन हड़ताल हो चुकी है यानी मुख्तलिफ यानी उसमें, लेकिन उसके बावजूद ना तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और ना ही जो हुकूमत है हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के जजेस के उनका ना तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जो यानी कायम यानी चीफ जस्टिस हैं वो मुस्तकिल हो सके और ना ही हाई कोर्ट में। तो ये 15वीं तरमीम क्या थी? मसला ये था कि फारूक अदर साहब का एक मौक़िफ़ था ये हुकूमत का कि हमने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल को तहरीकें कर रखी हैं, तो वो जजेस की तकरीर में उनका बयानिया ये है कि हुकूमत पाकिस्तान रुकावट है, तो लिहाजा हम जो चेयरमैन कश्मीर काउंसिल के पास जो इख्तियार है जजेस तहरीर का, तो वो चेयरमैन कश्मीर काउंसिल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लेकर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को देना चाहते थे। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, सदर आज़ाद कश्मीर और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इस 15वीं तरमीम के बारे में भी बात करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि कश्मीर की इस वक्त जो तस्वीरी झलकी है, जो तस्वीर में वहाँ के मुसलमानों की, बच्चों की, ख़वातीन की, मर्दों की जो वहाँ कसब पुरसी है, जो हाल है, हम एक तस्वीर दिखाएंगे और उससे आप जज कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। आपके यहाँ एहसास पैदा होगा कि हमारे कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं वो किस कर्ब और किस हाल में ज़िंदा रह रहे हैं, किस तरह वो सांस ले रहे हैं। स्टे विद अस प्लीज़। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम 15वीं तरमीम के हवाले से बात कर रहे थे। राय साहब उस हवाले से भी तफसीलन लेकिन ब्रीफ बताइएगा और साथ ही ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो हाल ही में जो इंडिया के साथ एक मोहब्बत का इजहार किया था और दूसरे दिन उस मोहब्बतनामे को वापस ले लिया था, यानी जिस बिज़नेस का वो ऐलान किया था कि हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं और काटन भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर उसको विड्रा कर दिया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक जो विजडम था वो प्रिवेल कर गया। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, वो जो हम बीच में से जब बात कर रहे थे कि जो इस टाइम जो 15वीं तरमीम जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर करने जा रही थी, तो वो फ़िलहाल रोक दी गई है कि जो इस्लामाबाद के ज़िम्मेदार लोग हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को मना किया कि आप ऐसा ना करें। तो बात यह है कि एक तरफ तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ यह है कि जजेस की जो तैनाती है इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या जो चेयरमैन कश्मीर काउंसिल रुकावट है, वज़ारत अमूर कश्मीर रुकावट है और वो जजेस की तकरीर नहीं होने दे रही है। तो दूसरी तरफ जो अहम बात थी कि हमने आपने कई प्रोग्राम में कहा कि मौजूदा जो कायम कम चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजा सईद अकरम साहब हैं, तो इसको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत किसी सूरत इनकी मुस्तकिल तैनाती नहीं चाहती और यह सबसे बड़ी जो यानी बगाड़ बना, जो ख़राबी की वजह बनी यहाँ से बनी, वो इनके चंद ऐसे फैसले थे आज़ाद कश्मीर की अदालत उज़्मा के, तो जो हुकूमत को नागवार गुजरी और सदर साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और यानी सब ने मिलकर बाज़ को जो रियासती अदारों ने भी यानी मिलकर तो सईद अकरम के रास्ते में रुकावट डाली। अगर सईद अकरम साहब मुस्तकिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात हो जाते, उस टाइम अगर हुकूमत बीच में ना रुकावट डालती, तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट एक रुकनी यानी बेंच न होता, बल्कि 3 जो जजेस वो भी आ जाते। फिर इसी तरह के साथ जो हाई कोर्ट में जजेस की जो कमी है वो भी जो पूरी हो जाती। तो बुनियादी जो रुकावट है, बुनियादी जो ज़िम्मेदार हैं वो आज़ाद कश्मीर का सदर और वज़ीर-ए-आज़म है, जिसकी वजह से आज ये संगीन सूरत हाल है। आज तो हुकूमत जो कर रही है कि वो जो है ना हुकूमत, लेकिन इसकी जो बुनियाद डाली सदर आज़ाद कश्मीर डाली। सदर आज़ाद कश्मीर ने पहले उसके मुस्तकिल तैनाती के लिए यानी हुक्म जारी किया, लिखा इनको, और फिर यानी उसमें यानी 4 माह के बाद उसको दोबारा चिट्ठी लिखे कि इसको मुस्तकिल तैनात ना किया जाए। अलवी के जाने के बाद या आफ्ताब अलवी के हवाले से जो गलत फैसला हुआ, जो जानबदाराना फैसला हुआ,
उससे लेकर आज तक अब ये इंस्टीट्यूशन भर्ती हुआ हाई कोर्ट में, ये पूरा बगाड़ हुआ और इस बगाड़ की सारी जिम्मेदार आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। उन जजेस की तकरीर में भी कि उन्होंने जो हालांकि वो जज सारे अहल थे, यानी जो 5 के 5 जज थे, उनकी अहलियत पर सवाल नहीं था, लेकिन तरीकाकार जो उन्होंने फॉलो करना था, एक आधा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अहतमाद में लेकर उसकी सिफारिश यानी उसको जो उसको सामने रखना चाहिए था। लेकिन फिर अभी यार हम इस टाइम हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं चेयरमैन कश्मीर काउंसिल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि फौरी तौर पर जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के काम चीफ जस्टिस हैं उनको फौरी तौर पर मुस्तक़िल किया जाए। उसमें ताख़ीर अब नहीं होनी चाहिए कि ताकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ यानी जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस आए तो फिर वहाँ आगे वो जजेस की तरीका। मुख्तसर हमारी जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो तजारती पॉलिसी का ऐलान किया था और उसको विड्रॉ कर दिया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या हमने उस इंडिया के वो जो तमाम इक़दामात थे जो 5 अगस्त में पिछले साल हुए थे और उसको हमने एक्सेप्ट करते हुए उनको इंडिया की एक्सटेंशन को या इंडिया ने जिस तरह कब्जा कर दिया मकबूजा कश्मीर उसको तस्लीम करते हुए ये अब दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया था, या इंडिया ने कोई अंदरूनी खाना इनको कोई तसल्ली दी थी कि हम 370 और 35 को विड्रॉ करते वापस लेते उस हवाले से, तो पुराना स्टेटस को बहाल करते हुए हम चीज़ों को आगे लेकर चलते? बहुत अफसोसनाक बात है जी कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो जहाँ तक तल्लुकात का तल्लुक है, तो 73-74 बरस गुजरने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान के जो तमाम रियासती अदारे हैं, पाकिस्तान की बड़ी कौमी सियासी जमातें आज तक हमको मुश्तरका एक पॉलिसी का तयन न कर सके कि हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात किस सतह पे होंगे। एक तो हम नोयत क्या होगी, फिर जो मसला कश्मीर है जिसको हमने इतना यानी 73 साल हो गए, मसला कश्मीर को हल कराने के लिए आगे बढ़ने के लिए इन 73 सालों में किसी भी हुकूमत पाकिस्तान ने सिवाय परवेज़ मुशर्रफ के एक कदम नहीं उठाया कि मसला कश्मीर को कैसे हल किया जाएगा। हमने एक ही वो जो हुकूमत के करारदादों को हमने उसको पकड़ कर रखा हुआ है, बस उन करारदादों पर पहुँचने तक राशुमारी तक जो मराइल तय कर रहे हैं, जो फौजों का विड्रावल होगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल बीच में आता है, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। जो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर जो ना इंडिया एंड पाकिस्तान है, वो 1953 के बाद से वो जो कमीशन का तयन किया था मसला कश्मीर को हल कराने के लिए, वो ताहाल गैर फाल हो गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को चाहिए, या जो अपने उसके जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको साथ मिला के पहले जो पाकिस्तान है कश्मीर के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन है उसको दोबारा बहाल कराए, उसका रोल का तयन करे ताकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करे और मसला कश्मीर हल के लिए रोड मैप का तयन करे। हम उस तरह जा ही नहीं रहे। अब जो यानी मौजूदा सूरत हाल है, आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी अफ़गानिस्तान के दौरे के बाद पाकिस्तान आए, लाहौर आकर उतरे, और क्योंकि यानी 2008 के साने बम्बई के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफारती यानी तल्का ख़त्म हो गए, तजारती तल्का ख़त्म हो गए थे, तो नरेंद्र मोदी लाहौर उतर आकर नवाज शरीफ के घर गया, राजमहल गया, और उसने आकर पैगाम दिया कि हम दोबारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल को हल करते हैं, मुज़ाकरात करें, तो लेकिन हमें खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। हुआ क्या कि हमने ना माना कि वो नरेंद्र मोदी क्यों लाहौर उतरा है, नवाज शरीफ से क्यों मिला, और चंद अगले ही हफ्ते में पठानकोट का वाक़ा हो गया। वो जब पठानकोट का वाक़ा होता है तो जो मोदी जिस मकसद के लिए लाहौर आया था, ताल्लुकात बहाल करने के लिए लाहौर आया था, तो हम ना कर सके और पाकिस्तान हिंदुस्तान की कशीदगी में इजाफा हो गया और जंग होते होते रहेगी। फिर देखें अभी क्या हुआ कि दोबारा जब इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई 2018 में, इमरान खान साहब ने अपने पहली तकरीर में कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे। हिंदुस्तान फौरी तौर पर आए, उन्होंने हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन अभी एक पेशकश से, एक काम से जो उस तरफ का हिंदुस्तान है, वहाँ के जो हुक्मरान है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सोच रही है कि हम आपकी फ़ौजी हुकूमत से रब्ता करें, आपकी सिविल हुकूमत के साथ बात करें, हम किसके साथ बात करें। तो हिंदुस्तान पेशकदमी नहीं कर रहा। वो कर रहा है कि जब भी हिंदुस्तान ने या पाकिस्तान की तरफ से किसी हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिश की तो दूसरे ने आकर उसकी टांगें खींची और हालात वहाँ पर आ गए। अभी जो सीज़फायर हुआ शाह साहब, ये जो यानी वफाकी काबीना ने जो फैसला किया, सबसे पहले बात यह कि
DGMO जो इंडिया और पाकिस्तान के जो कंट्रोल लाइन पे सीज़फायर का फैसला हुआ, क्या ये दो मुल्कों के मेजर जनरल ये फैसला कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ये आला सतह पर दो हुकूमतों के दरमियान फैसला हुआ जिसमें बैक चैनल सारे मामलात हुए। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे वहाँ हमारी पूरी वजारत दफ़ा है, हमारा GH का तमाम अदारों ने अंडरस्टैंडिंग करके कहा कि हम कंट्रोल लाइन पर सीज़फायर करते हैं, इसलिए सीज़फायर करते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। अब उस सीज़फायर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने, मोहतरम इमरान खान साहब ने किसी कश्मीरियों को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, आज़ाद कश्मीरी हुकूमत को, किसी को एतमाद में नहीं लिया कि जब हम सीज़फायर करने जा रहे हैं तो जो मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान ने जो जुल्म बरबियत का एक नीलहर शुरू कर रखी हुआ है, कल भी देखे, परसों भी उन्होंने 3 मुजाहिदीन को पूरा यानी शोपियां, पुलवामा, इस वक्त क्रैकडाउन है, वहाँ पर घर घर तलाशी हो रही है। तो सीज़फायर करते वक्त इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो कश्मीरी अंदर फंसे हुए हैं, जो मज़ामतकार है, उनका क्या बनेगा। लेकिन हमने सीज़फायर कर दिया, ठीक है, और यानी सब ने कहा ठीक है, अच्छा हो गया, चलो अमन होगा। सीज़फायर का फौरी बात क्या हुआ कि आपने उस दिन यानी ECC में इक़्तिसादी राब्ता यानी कमेटी ने फ़ैसला दे दिया कि हम भारत के साथ चीनी और कपास समेत हम उससे तजारत शुरू करते हैं। अब सवाल, एक मिनट सर, अब सवाल ये आता है कि जो वजारत तजारत है, अब इंचार्ज वज़ीर उसके वज़ीर-ए-आज़म खुद हैं, वहाँ मशीर हैं, उनके इंचार्ज वज़ीर जो है ना इमरान खान साहब हैं। तो इंचार्ज वज़ीर की उसकी मंजूरी के बाद ये उस ECC के एजेंडे में शामिल हुआ। इमरान खान की मंजूरी के बाद पूरी आगे कि जब ये सारी चीज़ें हो गई है तो ECC के मंजूरी के बाद जब ये एजेंडा काबीना में आ गया तो 2-3 वज़ीरों ने कहा कि आप भारत के साथ तजारती तल्कात तो बहाल करने जा रहे हैं, तो 5 अगस्त इकदाम का क्या बनेगा। शाह मोहम्मद कुरैशी ने बात की, वज़ीर ख़ारजा ने, शेख रशीद ने बात की, असद उमर ने बात की, 3-4 वज़ीरों ने बात की कि भाई ये फिर कश्मीर कहाँ जाएगा, कश्मीर का पूछना। तो वहाँ एक माहौल ऐसा बना कि वहाँ उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब को फ़ैसला वापस लेना पड़ा। अगले दिन फिर इजलास हुआ स्पेशल, फिर वहाँ सिर्फ इसको मुखर कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक कमेटी बनाए जो जायज़ा ले कि हमें हिंदुस्तान के साथ तजारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगले रोज़ फिर इजलास हुआ, उसमें फिर वज़ीर-ए-आज़म तो फैसला हुआ कि 5 अगस्त के मसला कश्मीर का हल होने तक भारत के साथ तजारत से क्या ऐसा मसला कश्मीर हल होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी हिंदुस्तान के साथ तजारत कभी बहाल नहीं हो सकती है। तो अब शाह साहब हालात का तकाज़ा ये हुआ है कि पाकिस्तान अभी दोबारा इस चीज़ के ऊपर गौर करे। पाकिस्तान के सिविल हुकूमत, पाकिस्तान के सिविल इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो हमारे जो मतलब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये अभी बैठ के तय करें कि भारत के साथ ताल्लुकात हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। पहले तो ये तो कि मसला कश्मीर हल कैसे कराएंगे। अभी मसला कश्मीर हल का इशू नहीं है, तो ये तो 100 साल तक कोई मामला हल नहीं हो सकता कि जब तक कश्मीरियों को इस तमाम गुफ्तगू से आगाह न किया जाए, उनको साथ मिलाकर इन फैसलों तक पहुंचने के लिए उनकी राय को शामिल न किया जाए, और कश्मीर के लिए जाने देने वाले यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और उसकी दीगर जो मुजाहिदीन हैं उन ग्रुप्स को साथ मिलाकर आगे न बढ़ा जाए, तो कोई जो अरेंजमेंट है, कोई भी अमन का जो मायदा या जो रास्ते हैं, उन रास्तों पे हमेशा क्रैक्स आएंगे, वो रास्ते देर पा साबित नहीं होंगे। हमारे साथ इस तमाम मामले में नाज़रीन मैं आपको फिर ले चलता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की तरफ कि आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों धीरकोट के करीब एक रास्ते पे चलते हुए एक पहाड़ी तोदा गिरने से जो गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, 3 शख्स जो है वही वो शहीद हो गए, फौत हो गए, और एक शख्स वो बच गया कुदरती। उसी के साथ एक तोदा फिर उसी जगह पर आज भी लटक रहा है, नज़र आ रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और किसी भी वक्त वो तोदा फिर गिरेगा तो किसी बस या कोई भी मुसाफिर गाड़ी उसकी नज़र हो जाएगी। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये जानना चाहूँगा, और राजा साहब आपकी तवज्जो से जानना चाहूँगा, आप रोज़ाना अखबारात में भी लिखते हैं कि क्या हमारे पास जिस तरह उन लाशों को निकाला गया, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होता है, कोई टीम ऐसी नहीं थी, कोई ट्रेन लोग ऐसे नहीं थे कि उन लाशों को वहाँ से निकालते, उन पहाड़ी तोदों को हटाते, उस सड़क को साफ करते, और इसी तरह से वहाँ की जो उस वक्त वो जो महकमा है उसको आज तक वो पहाड़ी तोदे वहाँ नज़र नहीं आ रहे जो लटक रहे हैं, और आज फिर किसी दिन इसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। उसी धीरकोट में पिछले दिनों एक नौजवान जो लाइनमैन था, बिजली का उसे करंट लगने से वो शहीद हो गया। क्या हमारे यहाँ इसका इंतज़ाम नहीं हो सकता? मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस पर कोई प्रायोरिटी बेसिस पर कोई मीटिंग बुलाए। राय साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप अखबारात वाले लिखें। थोड़ा वक्फे के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस प्लीज़।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे आज़ाद कश्मीर में राय साहब इस वक्त जो कोरोना है वो 22% तक पहुंच चुका है। इसके पहुंचने की वजूहत मैं ये समझता हूं कि पूरे अवाम, ये जो हमारी इंतज़ामिया है, 10 डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया जो है वो यक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से पूछे कि जनाब वाला इसको 22% तक पहुँचाने वाली वो कौन सी फोर्सेस है जिन्होंने इस कोरोना को फैलाया। इसलिए कि इन्हीं दिनों में उन्होंने तूफ़ानी दौरे किए, जलसे किए और उन जलसों की वजह से लोग इकट्ठे हुए, हुजूम हुआ और ये कोरोना जो है वो 22% तक फैल चुका है। आइंदा फिर इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, राय साहब उस हवाले से मैं चाहूँगा कि बात करें, लेकिन क्या आप ये मशवरा देंगे और हम इस प्रोग्राम की तासत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तवज्जो इस तरफ मबजूल करा सकते हैं कि आने वाले 3 महीने जब तक मुकम्मल पाबंदी नहीं होगी ये कोरोना इस तरह ख़त्म नहीं होगा। ये कोरोना कोई 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए नहीं है और ना ही ये दुकानें बंद करने से, रास्ते बंद करने से, ट्रांसपोर्ट बंद करने से ये होगा। ये बड़े बड़े जलसे, जुलूस, हुजूम जो था उस हुजूम की वजह से फैला है। जी वो देखो शाह साहब, बड़े अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बखूबी इल्म है, वज़ीर आज़म साहब को, यानी पूरी हमारी हमारी जितने वज़रा हैं, हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, सबको पता है कि जो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना की तीसरी लहर है इसमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ और ये ख़तरनाक लहर है। और यानी जो पहली लहर के निस्बत बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान में हो रहे हैं। और अफसोस बात यह है कि इसके बावजूद जिस तरह के साथ अभी जैसे आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो 22% तक जो इजाफा हुआ है उसके ज़िम्मेदार ये सियासी जलसे हैं। आपको याद होगा 2-3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म साहब ने जाकर राड़ा में बहुत बड़ा जलसा किया, वहाँ हज़ारों लोग आए। और 2 रोज़ पहले वहाँ रावलाकोट में रावलाकोट में जलसे, रावलाकोट 2 जलसे हुए और वहाँ यानी मतलब बड़े तादाद में। और कल देखें यानी जान परसों देखे बाग में, जब पदर में जान पीपल्स पार्टी ने बड़ा फंक्शन किया, बड़े लोग आए। और जब आप खुलेआम हुकूमत इसकी इजाज़त दे रही है और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब जलसे करते जा रहे हैं, तो आप जब वज़ीर आज़म जलसे करेगा तो क्या किसी अपोजिशन को रोकेगा कि तू जलसा ना कर? अगर रावलाकोट में जलसा होगा क्या वो प्लंदरी? अगले दिन देखो बलोच में जलसा हो, 3-4 दिन पहले एक हमारे इस्लामाबाद से एक नामी लीडर है, हेलीकॉप्टर लेकर बलोच गए। तो जाकर जिस तरह के साथ तेज़ी के साथ, क्योंकि अभी हमारे इलेक्शन नज़दीक है, तो शाह साहब खदशा ये है कि हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि हम आवाम से ही अपील करें कि इन जलसों में ना जाएँ, आवाम ना जाए ना, लोगों से गुजारिश करेंगे कि इन जलसों का बाइकाट करें, मत जलसों में जाएँ और अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की हिफाजत करें। मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये भी कोरोना के हवाले से हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे किन किन ग्रुप्स ने इस कोरोना में फिज़िकली मदद की। आज जो कहा जा रहा है कि जी वैक्सीन बड़ी मुश्किल है और या 8,500 या 8,000 रुपया ये गरीब कहाँ से लाएंगे और देंगे और अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे, और ये 50 साल से नीचे के जो एज के लोग हैं। मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो हबीब ग्रुप ने कितने पैसे दिए, 0। बहरिया ग्रुप ने 0, हायर ग्रुप ने 0, हब पावर कंपनी ने 0, निशात ग्रुप, मियां मनशा ग्रुप ने 0, टब्बा ग्रुप ने 0, फौजी ग्रुप ने 0, अस्करी ग्रुप ने 0, शरीफ ग्रुप ने 0, जरदारी ग्रुप ने 0, अकील करीम डैडी ने 0, आरफ नकवी ग्रुप ने 0, इसहाक डार 0, शाहिद खाकान अब्बासी 0, अली जहांगीर सदीकी 0, जहांगीर तरीन 0, खुसरो बख्तियार 0, अनील मुसर्रत 0, हमायूं अख्तर खान 0, रज़ाक दाऊद 0, नजीब हारून 0, मौलाना तारक जमील और दीगर मौलाना हजरात हमारे जो उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े पैसों वाले हैं 0, आफ्ताब सदीकी 0, ARY जंग डान एक्सप्रेस ग्रुप 0, सुपरस्टार क्रिकेटर्स 0। ये यानी ये जो हमारे बड़े बड़े ग्रुप जो मल्टी बिलियनियर्स हैं, उसी के साथ इंडिया, जिसको हम हमेशा हर बात में इंडिया को कंपेयर करते हैं, टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपया दिया, मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपया दिया, ITC ग्रुप ने 150 करोड़ रुपया दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 100 करोड़ दिया और अनिल अग्रवाल वेंडेटा 100 करोड़ रुपया दिया। ये यानी कोरोना मुतासरीन के लिए जिन ग्रुपों ने मदद की, इंडिया में जो मदद की, उन्होंने वैक्सीन लाकर लोगों को दी और वहाँ तकरीबन इस वक्त 29% वहाँ वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमारे यहाँ अभी तक 2% तक हम है, नहीं पहुँच सके हम।
तो ये हमारे, और आज़ाद कश्मीर में तो शुरू ही नहीं हो सकी। और आज़ाद कश्मीर में नाजरीन, अगर हम कारोबार को बंद कर देंगे, हमने वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगने दी, हमने कोई वहाँ ढंग की बिल्डिंग नहीं बनने दी, हमने वहाँ जिसने काम किया उसको उठाकर जाकर मारना शुरू कर दिया, उनको जेलों में बंद कर दिया, उनके लिए 50,000 कानून, उनको वहाँ ज़ाब्ते जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ के लोगों को अगर कारोबार, नौकरी भी नहीं देंगे, उनको कोई कारोबार भी नहीं देंगे, तो वो फिर ये पेट की आग किस तरह बुझाएंगे? फिर क्या वो बंदूकें लेकर कल इन फिर महल्लात में वो दाखिल नहीं होंगे और वो चोरियों और डाके जो है वो नहीं बढ़ेंगे? जी, आप इस हवाले से हम ये चाहेंगे कि राय साहब आप भी बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ये आइंदा जो कैंपेन चले वो उसके लिए अखबारात, टीवी, रेडियो ये काफ़ी नहीं है सियासतदानों के लिए कि अपना मैसेज जो है वो आवाम तक पहुँचाएं, और ये जो सियासी एक्टिविटीज है ये ख़त्म की जाए। यानी पहली बात तो यह है कि आवाम इन्हीं लीडरों से कहो कि इनको वैक्सीन ला के दें मुफ्त। मैंने ये तजवीज़ बिल्कुल हाँ तजवीज़ है। और ये लोग यानी ये जो असेंबली में बयान है, अपने करोड़ों रुपए जो जलसों पे अपने जलसों में करोड़ों रुपए जो लाखों रुपए खर्च करेंगे, जाकर वहीं देखें जो गरीब लोग हैं, यानी जिनके पास वसाइल नहीं है, जो 8,000 रुपये नहीं ले सकते, तो उसको जाकर ताकि फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर थोड़ी सी आबादी है, मैं तो ये गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म साहब जो उनके पास तरक्याती फ़ंड है उसमें से फौरी तौर पर एक ख़ती रकम इसकी वैक्सीन के लिए मुख्तस करें, और ताकि वो लोग ताकि हर शख्स बिला तखसीस हम इसको कोई हदफ मुकर्रर करें वज़ीर आज़म कि 2-3 हफ्तों के अंदर तमाम कश्मीरियों को जो हमारे वहाँ मतलब जब 12-14-15 लाख जो कश्मीरी हैं उनको फौरी तौर पर वैक्सीनेशन हो, और इसमें से यही हम अपनी आवाम के साथ खिदमत कर सकते हैं। और उसमें शाह साहब जो हमने पहले बात की थी कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तजारत वाली बात हुई थी, इसका एक पहलू, दूसरा पहलू यह शाह साहब कि हम कितने अरसे तक इस खित्ते के लोगों को, इस मजलूम आवाम को, गरीब लोगों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी में बांध के रखेंगे? बिल्कुल, दुनिया कहाँ तरक्की करे, यूरोप ने कहाँ तरक्की करके बचे। अगर हम ये कहेंगे कि मसला कश्मीर हल होगा तो हमारी भारत के साथ तजारत होगी, तो मसला कश्मीर 73 सालों में नहीं हुआ तो मज़ीद 173 साल में नहीं होगा, तो क्या ये खित्ता ऐसे ही रहेगा? ये जो हमारी सार्क कॉन्फ्रेंस थी, सार्क जो यूनियन थी, सार्क यूनियन गैर फाल हो चुकी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाहमी कशीदी वजह से ये जो तकरीबन को 2 अरब के करीब जो इंसान बचते हैं शाह साहब, ये हम बुनियादी हम यानी संगीन, तो हालात का तकाज़ा ये है कि पाकिस्तान अब मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान को रोड मैप तो वज़ा है कोई आगे बढ़े कि भाई कैसे राशमारी जाएगी, फौजों का विड्रावल कैसे होगा ताकि हम आगे बढ़े। हमारी जो बुजुर्ग थे वो कश्मीर करते हुए कब्रों के हवाले हो गए, और इसी तरह अब हमारी नस्ल जो है, हमारे हम उम्र जो है वह बुढ़ापे के उस दलीज पे खड़े हैं, और हमारे नौजवान भी यही नारे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि चंद ताकतवर लोग जो हैं, वो सियासी लोग जो हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हैं या चाहे हिंदुस्तान में, वो ये नहीं चाहते कि ये कज़िया ये ख़त्म हो, और हमारे ये एशिया के लोग और बिलखुसूस कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, इंडिया की गरीब आवाम एक तामीर और तरक्की और खुशहाली देख सकें। इसी के साथ मैं नाज़रीन आखिर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये एक अच्छी ख़बर के हवाले से मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने असम्बली में जो बिल लाया है कि जो बेसहारा ख़ानदानों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली है, यतीम बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली है, जो अपाहिज हैं उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाए और एक इस पर मीटिंग की जाए एक्सपर्ट लोगों के साथ कि इसको आगे बढ़ाने में क्या तरीक़ाकार जो है वो मावन और मददगार साबित होगा। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम है। जाते जाते अगर ये कोई काम कर जाए तो मैं समझता हूं कि बड़ी बात है। और इसी के साथ जाते जाते अगर वो इंडस्ट्री के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई फैसला करके जाए। और साथ ही आखिर में नाज़रीन में ये दिखाऊंगा कि जर्मनी की मिनिस्टर जो है वो अपना कूड़ा करकट जो अपनी शाहराहों से साफ करते हुए किस तरह खुद उस कूड़ादान को खुद पुश करते हुए रोडों पर चल रही है और उसको साफ कर रही है। हमारे वज़ीर जो हैं वो बड़े बड़े एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ कर तो तकरीरें करते हैं सफाई के हवाले से। इस तरह से सफाई नहीं होगी, बल्कि लोगों को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आज का वक्त ख़त्म हुआ, आइंदा हफ्ते फिर इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना और इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज।